हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। दोस्तों, बात कुछ इस तरह की है कि आज मैं आपके सामने विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि इकोनॉमी की मैगजीन है, उसका पार्ट 5 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक इसके अंदर होने वाला है वो है असेट क्वालिटी एंड रीस्ट्रक्चरिंग का। अभी ये तो हेड टॉपिक हो गया। इसके अंदर हम जानते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में, जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में। न्यूज में क्यों रहा, पहले समझते हैं। दोस्तों, हुआ क्या कि रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास करा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021 को, ताकि प्री पैकेज करें इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को कॉर्पोरेट एमएसएमईज के लिए। तो काफी कुछ है इसके अंदर, वीडियो के अंदर जानने को। पहले समझिए कि अच्छे से हो क्या रहा है। सबसे पहले हमारा जो फर्ज है वो है जानना इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के बारे में। अच्छा, कुछ चीजें हम देखते हैं, पिलर्स समझेंगे और बैकग्राउंड समझेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या है, पहले जानिए। देखिए, इसके अंदर सारे इंडिविजुअल कवर होते हैं, कंपनीज कवर होती हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कवर होती है और पार्टनरशिप फर्म्स कवर होती हैं। तो सब कुछ कवर होता है। और दूसरी बात कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट किया जाता है बाय एनी ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द फर्म। कोई भी स्टेक होल्डर जो है फर्म का, वो इसे इनिशिएट कर सकता है, चाहे वो फर्म हो, डेटर्स हो, फाइनेंशियल या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हो, एम्प्लॉइज हो, कोई भी हो। ठीक है, इतनी तो हमने बात कर ली। अच्छा, थोड़ा बहुत पिलर्स के बारे में भी पहले जान लेते हैं, है ना, कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज क्लास ऑफ रेगुलेटेड प्रोफेशनल्स होते हैं जो एक इंटरमीडिएटरीज, बिचौलिया के तौर पे काम करते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज कौन होते हैं? ये फैक्ट्स को स्टोर करते हैं लेंडर से रिलेटेड, और टर्म्स क्या है लेंडिंग का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में, साथ में एंड यूज्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू असर्टेन डिफॉल्ट वगैरह देखने के लिए क्या है, कोई डिफॉल्ट तो है, इसके लिए इस डेटा का यूज करते हैं। ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, ये एक सोल आईयू है जिसे रजिस्टर करा गया है इसके आईबीबीआई के द्वारा अंडर द कोड। तीसरी होती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। देखिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर इंसॉल्वेंसी केसेस ऑफ कंपनीज एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स। चौथे नंबर पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज यही जो हमने आईबीबीआई कहा था ना, ये है आईबीबीआई। ये रेगुलेट करता है सर्विस प्रोवाइडर्स को, जैसे आईपीएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईयूज हो गए, एज वेल एज ट्रांजैक्शंस को, खासकर जैसे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हो गया, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन हो गया, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी हो गया और इंडिविजुअल बैंकरप्सी हो गया। तो ये तो पिलर्स हो गए। अब थोड़ा सा और विस्तार में समझते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को। देखिए, ये कोड 2016 वाला जो था, वो रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है स्ट्रेस्ड असेट्स को कंपनी के, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के, एक प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल। तो ये सारा कुछ कवर हो रहा है और इन सारी चीजों को एक रेजोल्यूशन प्रोवाइड हो रहा है उनके असेट, स्ट्रेस असेट पे ये कोड प्रोवाइड कर रहा है आईबीसी 2016 वाला। अब देखिए, 5 सालों में, 5 साल हो गए इसके ऑपरेशन के 2021 में, तो इट हैज क्रिएटेड एन इंसॉल्वेंसी इकोसिस्टम। इसने एक देश के अंदर इंसॉल्वेंसी इकोसिस्टम को क्रिएट करा अंडर द नेशनल कंपनी लॉ एब्रोटेड ट्रिब्यूनल एज एब्रोटेड अथॉरिटी वाया इट्स पिलर्स। जो हमने पिलर्स ये देख लिए, इस पिलर्स के माध्यम से यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉपर इकोसिस्टम को क्रिएट करा। किसने? अंडर द नेशनल कंपनी लॉ एब्रोटेड ट्रिब्यूनल, ठीक है, एज अ एब्रोटेड अथॉरिटी वाया इट्स पिलर्स। आप ये देख सकते हैं, सारे पिलर्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक। तो हम ऊपर जो हमने एक वर्ड पढ़ा था जब हम न्यूज को पढ़ रहे थे कि वो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, ये क्या है? इसको समझते हैं कि प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन क्या है। दोस्तों, प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो होता है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे रेजोल्यूशन अरेंजमेंट ये अग्री करता जाता है अपॉन बिटवीन द डिस्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट डेटर्स और लेंडर के बीच में, बिफोर अप्रोचिंग द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाने से पहले ही
ये जो रेजोल्यूशन अरेंजमेंट को अग्री करा जाता है किसके, डिस्ट्रेस जो कॉर्पोरेट डेटर है उसके और लेंडर के बीच में, फॉर बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स। ये फॉलो करता है एक डेटर इन पोजीशन मॉडल को और एक लीगल सैंक्शन देता है प्लान टू अ प्लान अग्रीड अपॉन बैंक्स, प्रमोटर्स एंड बायर्स। साथ में एक और चीज ये करता है, ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज, कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करेगा, मिसमैनेजमेंट से प्रोटेक्ट करेगा। कैसे, बाय अलाउइंग कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर चेंज इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड कंट्रोल पास करना टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वाया 66% वोटिंग। ये हो गया मामला। अब ये जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की बात करी ना, इसमें कौन कौन आता है, इसमें आते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो कॉर्पोरेट डेटर्स के हैं, या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हो गए इन द एब्सेंस ऑफ अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। मान लीजिए अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है तो इसकी जगह पे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी आ सकते हैं। ये अलाउ करता है फॉर अ स्विस चैलेंज टू अ रेजोल्यूशन प्लान जिसे सबमिट करा जाएगा बाय सीडी, अलाउइंग थर्ड पार्टी, सीडी जानते हैं ना कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, ये अलाउ करेगा थर्ड पार्टी को कि आप सबमिट करिए रेजोल्यूशन प्लान को इन केस मान लीजिए ये ऑपरेशनल डेटर्स आर नॉट पेड 100% ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज। तो अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि आखिरकार पीआईआरपी और जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है सीआईआरपी, इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए अगर हम यहाँ पे फर्म के कंट्रोल की बात करें इंसॉल्वेंसी के टाइम पे, तो पीआईआरपी में डेटर्स के पास कंट्रोल रहता है अपने डिस्ट्रेस्ड फर्म का, वही जगह सीआईआरपी में कंपनी को मैनेज करा जाता है एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा। दूसरा, अगर कंप्लीशन डेडलाइंस की बात करें, पीआईआरपी के अंदर 120 डेज की कमेंसमेंट डेट होती है, वही जगह सीआईआरपी के अंदर 270 डेज की होती है फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट। तीसरा, प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द डेब्ट की बात करें तो पीआईआरपी के अंदर जो डिस्ट्रेस कंपनी होती है वो डायरेक्ट अग्रीमेंट में जाती है बिटवीन द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड एग्जिस्टिंग बोरोवर्स या आउटसाइड इन्वेस्टर्स के साथ में। सीआईआरपी के अंदर रेजोल्यूशन होता है थ्रू ओपन बिडिंग सिस्टम के माध्यम से, ठीक है, ओपन बिडिंग सिस्टम होता है इसके अंदर। दोस्तों 2019 की बात है जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिया को यहाँ पे सेटअप करा था इसने एक वर्किंग ग्रुप फॉर ट्रैकिंग आउटकम्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, जिसे हम लोग जीएन वाजपेयी कमेटी भी कहते थे। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी क्या होती है। दोस्तों एक दूसरा इशू भी है आईबीसी का डील करने में कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस को, जिसमें इंसॉल्वेंट डेटर्स के जो असेट्स होते हैं या क्रेडिटर्स जो होते हैं ये एक कंट्री से ज्यादा में होते हैं, इन मोर देन वन कंट्री। इसे रेगुलेट करा जाता है सेक्शन 234 और सेक्शन 235 ऑफ आईबीसी के द्वारा, और ये एडहॉक होते हैं नेचर में और सक्सेसफुल होते हैं टू डिले, ठीक है, अपना जितने टाइम पे है टाइम पे बन रहे, परमानेंट नहीं हो रहे। अच्छा, सेक्शन नंबर 234 एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप एक बायलैटरल अग्रीमेंट करिए दूसरी कंट्रीज के साथ में ताकि रिजॉल्व करें ऐसे सिचुएशन जो भी क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को लेके हैं। और सेक्शन नंबर 235 अलाउ करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि आप एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को इशू करिए कोर्ट के अंदर या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इशू करिए, वो डील करेगा विद अ रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस या एक्शन इन कनेक्शन विद इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अंडर आईबीसी इन कंट्रीज विद अग्रीमेंट अंडर सेक्शन 234। ठीक, तीसरी बात, जो एब्सेंस है स्टैंडर्डाइज क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क का, ये इससे क्या होता है, काफी कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती है, बहुत सारी इश्यूज यहाँ पे जो है वो जन्म लेते हैं, जैसे कि एक्सटेंट ऑफ एक्सेस टू असेट्स, चाहे वो फॉरेन कंट्री में हो या इंसॉल्वेंसी फॉरेन मतलब ये कहने का है कि एक्सटेंट ऑफ एक्सेस टू असेट्स हेल्ड इन फॉरेन कंट्री फॉर एन इंसॉल्वेंसी एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा, प्रायोरिटी पेमेंट्स की, दैट इज वेदर लोकल क्रेडिटर्स हैव टू एक्सेस टू लोकल असेट्स बिफोर फंड गो टू द फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन और नॉट, तो ये एक दिक्कत है। तीसरा, रिकॉग्निशन क्लेम्स का लोकल क्रेडिटर्स के फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन में। चौथा, रिकॉग्निशन और इन्फोर्समेंट लोकल सिक्योरिटी का, टैक्सेशन सिस्टम का ओवर लोकल असेट्स जहां पे फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया गया हो और वगैरह वगैरह। तो
इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी पे बेस्ड करके 2018 की रिकमेंडेशन जो थी इस पे बेस करके एक बढ़िया सा क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क वो क्रिएट किया जा सकता है बाय अडॉप्टिंग यूनाइटेड नेशन कमीशन और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करे जा सकते हैं ताकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये सूट कर सके। तो ये पूरी डिटेल हमने यहाँ पे पढ़ी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के बारे में। शॉर्ट फॉर्म है NARCL और IDRCL। न्यूज में क्यों रहा? देखिए, लेगेसी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की है इसे रिजॉल्व करने के लिए और बैंक की बुक्स को क्लीन करने के लिए दो नए रिलेटेड एंटिटीज, एक NARCL और दूसरा IDRCL को इनकॉर्पोरेट करा गया 2021 में डेप्थ मैनेजमेंट अग्रीमेंट के अंदर। न्यूज के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। देखिए, बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म होने के बावजूद जैसे IBC, सरफेसी एक्ट, डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल्स वगैरह और 28 रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज लेगेसी NPAs अभी भी एक बहुत बड़ी कंसर्न है और इनको दिक्कत है और इनको सॉल्व करने के लिए NARCL काम करेगा एज एन ARC जिसे मेजरली ओन करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक। इसमें कैनरा बैंक एक स्पॉन्सर के तौर पे काम करेगा। इसे इनकॉर्पोरेट करा गया है जुलाई 2021 में ताकि एग्रीगेट कर सकें और अक्वायर कर सकें स्ट्रेस्ड एसेट्स को। साथ में दूसरा जो ये IDRCL है ये एक सर्विस कंपनी के तौर पे काम करेगा। इसे मेजरली प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो ओन करेंगे आपका 51% और बाकी सब जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक के हाथ में होगा। ये भी इनकॉर्पोरेट करा गया सितंबर 2021 में ताकि मैनेज कर सके और डिस्पोज कर सकें एसेट्स को। दोस्तों, NARCL with a finite life of 5 years with IDRCL term being co-terminus to NARCL। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड ARC के बारे में। दोस्तों, एसेट रिकंस्ट्रक्शन को आप कह सकते हो कि एक्विजिशन करना बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का राइट और इंटरेस्ट इन एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय एन ARC। किस लिए? फॉर रियलाइजेशन ऑफ सच फाइनेंशियल असिस्टेंस। इंडिया के अंदर जो ARC है ना, इनको कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करा गया है और रजिस्टर्ड है ये RBI के सेक्शन 3 के अंदर ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट, दैट इज सरफेसी एक्ट 2002 के। रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या है दोस्तों? NARCL यहाँ पे असेट्स को एक्वायर करेगा करीब 2 लाख करोड़ रुपए के बाय मेकिंग एन ऑफर टू लेड बैंक। अब जो लीड बैंक होगा, लीड बैंक टू रन अ स्विस चैलेंज प्रोसेस टू इनवाइट अदर ARCs या बिडर या और जो बिडर्स को इनवाइट कर सकता है ये, ताकि बेटर NARCL एंकर ऑफर मिल सके बिफोर NARCL बीइंग डिक्लेयर एज प्रिफर्ड बिडर। तो इन्होंने क्या करा, मोटे मोटे तौर पे क्या समझिए कि क्या करेगा। ऐसे मान लो कि बैंकों का बहुत सारा एसेट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए के अराउंड मान लो एसेट है, तो ये ऑफर दे दिया इसने कि भाई देखो ये पकड़ो और हम तुमसे जो है वो तुम्हारा ये वाला जो एसेट है इतना डूबा डाबा ये हम लिए लेते हैं, ठीक है। अब और भी बिडर्स होंगे तो जिसका भी सही लगेगा उसका मतलब उनको पूरा एसेट दे दिया कि लो पकड़ो। ऐसे मान लो कि खूब सारा पैसा 2 लाख करोड़ रुपए बैंकों को लेने थे, तो इन्होंने एक बिडिंग करी कि चलो इतने इतने पैसे में तुम हमको दे दो, ये पूरा तुमको भी पैसा मिल गया, बाकी आगे निकलवाना मेरा काम, समझे। अब एसेट को अक्वायर कर लिया NARCL ने इन द अंडरलाइन ट्रस्ट और IDRCL यहाँ पे प्रिपेयर करेगा, सजेस्ट करेगा प्रपोज रीस्ट्रक्चरिंग और रेजोल्यूशन प्लान को, स्ट्रेटजीज को हर एक के लिए। अब देखो, एसेट एक्विजिशन एंड रेजोल्यूशन ये जो होगा वो होगा विद इन द RBI फ्रेमवर्क फॉर ARCs। एग्जाम्पल, एसेट एक्विजिशन विद इन द एक्सटेंट रेगुलेशन ऑफ RBI अंडर 15:85 इंस्ट्रक्शन, मतलब 15% कैश में और 85% सिक्योरिटी रिसीट्स में या SRs में। तो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जैसे मलेशिया, UK वगैरह में होती है, इस पे बेस्ड जो सिक्योरिटी रिसीट्स हैं इशू करी जाएगी जो NARCL के द्वारा, ये बैकअप होंगी बाय गवर्नमेंट 30,600 करोड़ तक फॉर क्रेडिबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग अ कॉन्टिजेंसी बफर, ताकि भाई कोई दिक्कत ना हो ना,
इधर भी पैसा डूब जाए उधर भी पैसा डूब जाए तो क्या ही करेंगे। 5 साल के लिए वैलिड होगा। सरकार यहाँ पे एक गारंटी फी को चार्ज करेगी उस अमाउंट पे जिस अमाउंट को ये गारंटी करती है, और इससे एनुअली बढ़ाती भी रहेगी ताकि इंसेंटिवाइज कर सके अर्ली और टाइमली रेजोल्यूशन को। अब NARCL जो है ये रिकंस्ट्रक्ट करेगा सिर्फ उसी असेट्स को जो 100% प्रोवाइडेड है फॉर बाय द लेंडर्स एंड नॉट क्लासिफाइड एज फ्रॉड या फिर अमिड लिक्विडेशन प्रोसेस वाला, है ना, तो मतलब खुद भी नहीं फंसेगा, सही साठ जो है वही अपने हाथ में लेगा। अब यहाँ पे देखिए जो एक वर्किंग है ARC की, कैसे बता रहे, देखो यहाँ पे ये लेंडिंग बैंक है, ठीक है, ये पे कर रहा है मैनेजमेंट फीस, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए ये मैनेजमेंट फीस दे रहा है ना, रिकवरी बाय सेल, अब देखो यहाँ पे ये मैनेजमेंट फीस दे रहा है, ठीक है, ये ARC हो गई। अब यहाँ पे देखिए रिकवरी बाय सेल या लीज सेटलमेंट, मैनेजमेंट टेक ओवर या रिस्ट्रक्चरिंग या सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट जैसे भी हो रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए इस तरीके से काम किया जाएगा, ये हो गया बोरोवर। और ARC में यहाँ देखिए ये ऑफर करेगी SRs को, मतलब सिक्योरिटी रिसीट्स को, आफ्टर एक्विजिशन ऑफ असेट्स टू QB, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये इनके हाथ में है QB टू होल्ड असेट्स। अब ये देखिए जो यहाँ पे बोरोवर है ये रिपेमेंट ऑफ ड्यूज यहाँ कर रहा है और जो लेंडिंग बैंक है ये ट्रांसफर कर रहा है असेट को टुवर्ड ट्रस्ट, ये देखिए, और 15% अपहोल्ड ऑफ पेमेंट है, रेस्ट ये इसको SR इशू करके पेमेंट इनको मिल जाएगा, ठीक है, बाकी 15% सिर्फ इनको कैश में दिया जाएगा। तो अब यहाँ देखिए SRs या सिक्योरिटी रिसीट्स क्या होती हैं, एक ऐसी रिसीट या सिक्योरिटी होती है जिसे ARC इशू करती है किसी भी QB को ऑन परचेज या एक्विजिशन ऑफ अनडिविडेंड राइट, टाइटल या इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल असेट। QB क्या होता है, क्वालिफाइड बायर होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कॉर्पोरेट एंटिटीज को, जैसे FIs हो गए, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, बैंक, ट्रस्टी, EMC वगैरह हो गए, या कोई भी ऐसी कैटेगरी नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की जो कि RBI ने स्पेसिफाई करी हो या SEBI ने स्पेसिफाई करी हो। तो ये पूरा होता है इसके अंदर प्रोसेस। अब नेक्स्ट जो हमारा हेड टॉपिक है वो है मॉनेटरी पॉलिसी का, और उसके अंदर हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा RBI सरप्लस ट्रांसफर का। क्या है न्यूज के अंदर दोस्तों, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया ट्रांसफर 99,122 करोड़ का एज सरप्लस। सरप्लस का मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब अब यहाँ आमदनी 1 रुपया खर्चा 98, ठीक है, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स रिजर्व। तो मतलब जो भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर को हटा के जो भी एक्स्ट्रा इनकम थी, एक्सेस इनकम थी, सरप्लस जो था, वो RBI ने अब अप्रूव कर दिया कि हम करीब इतना रुपया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने रिजर्व में से ट्रांसफर कर देंगे। तो अब आप कहेंगे कि मैम RBI ये सरप्लस कैसे जनरेट कर लेती है, हाँ, तो आप ये समझते हैं कि इनकम के सोर्स क्या हैं RBI के और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करती है। देखिए कोई दूसरी इनकम होती है फॉरेन सोर्सेज से 41%, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है सेल और रिडम्पशन पे फॉरेन सिक्योरिटीज की, या गेन या लॉस होता है फ्रॉम फॉरेक्स ट्रांजैक्शन अमंग अदर्स। दूसरा ये रिटर्न फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज 33%, जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं, इंटरेस्ट ऑन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑपरेशंस आते हैं, और कई सारी और चीजें भी आती हैं। तीसरा रिटर्न फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 19%, जिसके अंदर इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन करेंसी डिपॉजिट आते हैं, इंटरेस्ट ऑन रेपो या रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन्स वगैरह आते हैं। और दूसरी इनकम जो डोमेस्टिक सोर्सेज से होती हैं वो 7% होती हैं, इनमें की आपका इंक्लूड करता है प्रॉफिट एंड लॉस सेल और रिडम्पशन पे रुपए सिक्योरिटीज की, कमीशन वगैरह की और चीजें। वही जगह RBI का एक्सपेंडिचर या परसेंटेज कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें प्रोविजंस होती है ऑफ रिस्क इन RBI's रिजर्व 63%, इसके अंदर कंटिजेंसी फंड आता है, मतलब जो फंड लार्जली होता है फ्रॉम RBI के प्रॉफिट से। सेकंड बिगेस्ट फंड ये डिजाइन करा गया है टू मीट कंटिजेंसीज, मतलब कोई अचानक से कोई आपदा आ गई ना, उसके लिए फ्रॉम एक्सचेंज रेट ऑपरेशंस एंड मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस। दूसरा है असेट डेवलपमेंट फंड, इसके अंदर प्रोविजंस आती हैं जो करी जाती हैं टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज एंड एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस एंड साथ में इंटरनल कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए। दूसरा एजेंसी चार्जेस, इसमें 15% होते हैं, जिसमें कमीशन आता है टू बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स वगैरह। उसके बाद प्रिंटिंग ऑफ नोट्स 12% होता है और एम्प्लॉय कॉस्ट 10% होती है। तो RBI का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 1/7 है उसके टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम से, इसी वजह से तो ये इतना सारा सरप्लस जनरेट कर लेता है। अब यहाँ देखिए किस तरह से RBI ट्रांसफर करता है सरप्लस को सरकार को। दोस्तों RBI सरप्लस को सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करता है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन नंबर 47 एलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के हिसाब से। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है ना उसे ट्रांसफर करा जाता है, ये रिवाइज होता है टाइम टू टाइम,
बेस्ड होता है ऑन द कमिटीज रिकमेंडेशन ऑन आरबीआई, जो भी जरूरत होती है। तो कमिटीज और आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर, कौन कौन सी कमेटी बनी है यहाँ देखते हैं, पास्ट की भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो वी सुब्रमण्यम 1997 में बनी थी, उषा थ्रोहट 2004 में बनी थी, वाई एच मालेगाम 2013 में बनी थी, बिमल जलान कमेटी 2018 में बनी थी। आज का जो रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है फ्रॉम बिमल जलान कमेटी, उसमें अमाउंट जो सरप्लस का है जो आरबीआई ट्रांसफर करेगा सेंटर को, इसे दो फैक्टर्स के बेसिस पे डिटरमाइन किया जा रहा है। पहला है रियलाइज्ड इक्विटी, मतलब एसेंशियली एग्जिस्टिंग अमाउंट जो कि है यहाँ पे कैपिटल फ्रेमवर्क में, ये मेंटेन करा जो टू बी मेंटेन विद द रेंज ऑफ 6.5 to 5.5% ऑफ द आरबीआई बैलेंस शीट एंड ट्रांसफर द एक्सेस अमाउंट फ्रॉम इट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दो। तो ये तो रियलाइज इक्विटी के हिसाब से हो गया। दूसरा हो गया इकोनॉमिक कैपिटल, ठीक है, एसेंशियली जीसीआरए, ये रखा जाएगा इन द रेंज ऑफ 20 to 24.5% ऑफ द बैलेंस शीट, और बाकी सारा पैसा जो है वो सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अब बात आती है कि आखिरकार क्यों आरबीआई का सरप्लस जो है वो बहुत तेजी में इस साल ऊपर चला गया। देखिए खर्चा कम था क्योंकि आरबीआई ने मेंटेन करा लोवेस्ट रिक्वायर्ड बफर, दैट इज आपका 5.5% सीएफ का। हायर इनकम थी ओपन मार्केट ऑपरेशन से, और अच्छा खासा हमारे पास फॉरेस्ट रिजर्व भी था। उसके साथ कंट्रीब्यूशन भी रहा टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस का। इसका मतलब जो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस है, इनका यूज करा जाता है कैश को इन्फ्यूज करने के लिए, डालने के लिए बैंकिंग सिस्टम में, और फॉर ऑन लेंडिंग टू स्पेसिफिक सेक्टर्स, ताकि वो बैंक जो है वो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को लेंड कर सके, पैसा दे सके। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व को लेके है। न्यूज में क्यों रहा? 2021 में दोस्तों इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, इसने एक नए लाइफ टाइम हाई को, मतलब जिंदगी में कभी इतना हाई नहीं हुआ, करीब ये 642 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गया। तो इंडिया ये फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व बन गया, ये चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद। बहुत हो गया हमारे पास। तो अब जानते हैं थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बातें। दोस्तों ये रिजर्व को हम लोग फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं। ये ऐसे असेट्स होते हैं जो रिजर्व होते हैं बाय द सेंट्रल बैंक इन द फॉरेन करेंसी, जो सेंट्रल बैंक के पास होते हैं लेकिन ये फॉरेन करेंसी में होते हैं। खासकर ज्यादातर जो फॉरेन करेंसी असेट्स ये उसमें डिनोमिनेटेड होते हैं। इसके अंदर दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, हालांकि करेंसी तो होती है, इसके साथ साथ बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एट आईएमएफ वगैरह वगैरह और भी चीजें होती हैं। देखिए यूएस डॉलर का हालांकि यूज करा जाता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए। तो इसी वजह से करेंसी असेट्स जो होते हैं वो डोमिनेट होते हैं बाय डॉलर अमंग वेरियस करेंसीज, जैसे यूरो भी है, ब्रिटिश पाउंड भी है, जापानीज येन और चाइनीज युआन भी है, लेकिन इसके साथ यूएस डॉलर सबसे ज्यादा है। तभी तो अभी रशिया को इतनी प्रॉब्लम हुई, इतना बड़ा फॉरेक्स होने के बावजूद भी। अब देखिए सैंक्शन वैंक्शन ऐसे लगी कि उसका किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि भाई डॉलर में था ज्यादा। खैर काफी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल ट्रेड और कॉमर्स के लिए। फॉरेक्स बहुत सारे पर्पसेस को सर्व करता है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, एक्सचेंज रेट सपोर्ट एंड मैनेजमेंट, इसके साथ सपोर्ट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को भी। ये एक्सटर्नल, अगर मान लीजिए मार्केट शॉक हो गया, एकदम से झटका लग गया, कुछ पैसे जो है वो जरूरत पड़ गई और अचानक से, तो कहाँ से आएगा पैसा? आई एम सो सॉरी। ओके, तो just ignore the whatever the कॉल वाज कमिंग। ओके, तो अब फिर से एक बार बता देती हूँ मैं कि पर्पस क्या है फॉरेक्स रिजर्व का, ये समझते हैं। सबसे पहला कि एक्सचेंज रेट सपोर्ट और मैनेजमेंट मिलता है, सपोर्ट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। अगर एक्सटर्नल मार्केट शॉक हो गया तो खड़ा है। अभी आपने श्रीलंका के लिए देखा ना, उनके पास इतना ही फॉरेक्स नहीं था कि अपने यहाँ कुछ इंपोर्ट कर सके, तो क्या क्राइसिस आ गई, दिवालिया हो गया, बर्बाद हो गया। उसके साथ इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रहता है कि मान लो भाई कोई दिक्कत होती है तो इनके पास इतना तो देश के अंदर फॉरेक्स रिजर्व है, तो हमारा पैसा कहीं नहीं फंसेगा। उसके साथ सरकार को भी असिस्ट करता है ऑन इट्स ऑब्लिगेशन एंड अदर नीड्स। तो ये पूरी कहानी हो गई। तो अब आप कहेंगे कि मैम आखिरकार एक जमाना था जब इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा ही नहीं था, और आखिरकार ये हालत कैसी आ गई कि आज इतना ज्यादा हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया है? देखिए रीजन है फॉरेन कैपिटल फ्लो का बढ़ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बढ़ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वगैरह का बढ़ना हमारे देश के अंदर, कैपिटल आउटफ्लो का कम होना। क्यों? क्योंकि कंजम्पशंस यहाँ पे कम हुए हैं अंडर कोविड-19 और फॉरेन ट्रैवल भी रुका है। तो इससे रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ
पेमेंट का सरप्लस देखने को मिला। उसके साथ रिकॉर्ड रेमिटेंसेस मिली, हमारा जो डायस्पोरा रहता है बाहर, पिछले 2 सालों में यहाँ से बाहर से बहुत पैसा आया, करीब 80 बिलियन यूएस डॉलर्स आए हैं देश के अंदर। और बहुत भारी मात्रा में लिक्विडिटी इंजेक्शन भी किया है बाय यूएसए थ्रू स्टिमुलस मेजर्स अगेंस्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक। तो ये कुछ वजहें हैं। तो अब आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं फॉर मेंटेनिंग हाई फॉरेक्स रिजर्व्स। अब समझते हैं, देखिए रिस्क है फ्रॉम एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज, जैसे कि मान लीजिए ऑयल प्राइस वोलेटाइल होने लगेगा, हाई आउटफ्लो होगा हॉट मनी का, है ना, मतलब यही जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं। दूसरा एक्सचेंज रेट का मैनेजमेंट, कैसे, ओकेशनल आरबीआई इंटरवेंशन, ताकि एक्सेसिव वोटैलिटी को अब भाई कर्व कर सके, रोक सके। तीसरा जनरेट कर सकता है इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, कैसे, थ्रू एबिलिटी टू फाइनेंस इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, अब इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको फाइनेंस करा सकता है, और यहाँ पे इम्पैक्ट जो है ना उसे यहाँ पे मिनिमाइज करा सकता है ऑफ जस्ट अबव जंक कैटेगरी रेटिंग एंड नेट नेगेटिव इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन ऑफ द 12.9% ऑफ जीडीपी। उसके साथ यहाँ पे हेल्प करेगा इमर्ज करने में एज रीजनल लीडर, कैसे, यहाँ पे इंक्रीज एबिलिटी है हमारे पास टू ओपन करेंसी स्वैप लाइंस फॉर अदर्स, एग्जांपल सार्क नेशंस के साथ में, जैसे कि 2012 में किया गया था करेंसी स्वैप मैकेनिज्म के माध्यम से। उसके साथ लिक्विडिटी है अगेंस्ट डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क, जैसे कि हाई बैंकिंग एनपीए वगैरह, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट क्राइसिस वगैरह, क्यों, ड्यू टू IL&FS पेमेंट डिफॉल्ट या कोविड-19 रिलेटेड अनसर्टेनिटीज कोई हुई। उसके साथ क्वेश्चन है अगेंस्ट मॉनेटरी स्टिमुलस विड्रॉल फॉर यूएस फेड इन नियर फ्यूचर, तो अवॉइडिंग एक्सटर्नल सेक्टर क्राइसिस विद ओवर 10% करेंसी फ्लक्चुएशन एज हैपेंड अर्लियर। तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट फॉर है, ये तो अच्छी बात है ना, ये हमने जो अभी डिस्कस करे ये तो तारीफ में डिस्कस करे, फॉर में डिस्कस करे, अच्छी बात है अगर हम हाई फॉरेस्ट रिजर्व रखते हैं तो। ठीक है दूसरा आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट भी हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मैंने बताया कि अभी रशिया के साथ देखिए क्या हुआ, तो इसका मतलब कि तो अभी हुआ है, तो पुरानी है मैगजीन, लेकिन तब भी भाई आर्ग्यूमेंट्स तो है ना अगेंस्ट हाई फॉरेस्ट रिजर्व। क्या है, देखिए एट अबव 60 बिलियन यूएस डॉलर फॉरेस्ट रिजर्व आर हायर देन आर एक्सटर्नल डेप्थ ऑब्लिगेशन, एंड ये इनफ है कवर करने के लिए मोर देन 15 महीनों का भी हमारा जो प्रोजेक्टेड 2021-22 का इंपोर्ट है उस मतलब उसको प्रॉपर ये कवर कर लेगा, हमारे पास इतना है। लो रिटर्न्स फॉरेस्ट रिजर्व पे है, यूजुअली 1% या उससे कम मिलता है टू नेट जीरो इंटरेस्ट रेट इन एडवांस इकोनॉमीज। तीसरा लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग नीड्स है इंडिया की डेवलपमेंट एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए, और यंग डेमोग्राफी को भी तो यूटिलाइज करना है। और रिस्क है हाई अपॉर्चुनिटी और फिस्कल कॉस्ट का ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ लिक्विडिटी, इसका मतलब कि अनयूज जो इतना कैश पड़ा है ना, हमारी जरूरत तो है ये डेवलपमेंट की, पॉवर्टी की, इतनी लार्ज यूथ पॉपुलेशन की, सब करना है, लेकिन हम उसको रखे ही हुए हैं अपने पास में इतना पैसा। उसके साथ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को दिखाता है सरकार का, है ना, फ्रॉम इट्स ऑन इट्स इकोनॉमी रेजिलियंस, साउंडनेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इसके मेजर या कैपिटल का रीजन, मतलब सरकार का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि भाई हमारे पास जो है वो पैसा ही नहीं है, मतलब हमारे पास हमें इकोनॉमी से अपनी इतनी उम्मीद नहीं है कि हम इतना पैसा जोड़ के बैठे हैं कि हम बर्बाद थोड़ी हो जाएंगे, पैसा लगाएंगे तो कुछ अच्छा ही होगा हमारे साथ में। तो ये सारी पूरी कहानियां हैं जो यहाँ पे है। ओके, मनी सप्लाई डिकोडेड, समझते हैं, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कैन अफेक्ट। तो अभी देख लो क्या है, चेंजेस इन द प्राइस लेवल ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, एक्सपैशनरी फिस्कल पॉलिसी, और ड्यू टू आरबीआई एक्सपैशनरी मॉनेटरी पॉलिसी व्हेन द सेंट्रल बैंक्स प्रिंट मोर मनी। और उसके साथ यहाँ पे एक और आता है अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि इंक्रीज लेंडिंग बाय बैंक या नेट फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम अब्रॉड। अब इसमें देख लीजिए चेंज इन द प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, चेंज इन बिजनेस साइकिल, उनके साथ increase investment, increase in the purchasing power, decrease in the interest rate, increase in the demand of labor, तो ये सब। खैर की कॉन्सेप्ट्स और इंफॉर्मेशन जो बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है वो आपको बताती हूँ। सबसे पहला तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में समझते हैं। देखिए जब कोई लोन मान लीजिए कोई लोन है, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो पैसा लिया गया है लोन के तौर पे, ठीक है, वो अमाउंट या फिर उसका इंटरेस्ट का पेमेंट, ये यहाँ पे ओवर ड्यू रहता है फॉर लेस देन 90 डेज,
तो ये आ जाता है स्पेशल मेंशन अकाउंट के अंदर। किसके अंदर आ जाता है? स्पेशल मेंशन अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पे देखते चलिएगा क्या हो रहा है। ये ऐसा लोन या एडवांस हुआ जिसके लिए प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट ओवरड्यू है फॉर द पीरियड ऑफ 90 डेज। बैंक्स को जरूरत होती है कि क्लासिफाई करें एनपीएस को फर्दर इनटू सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स के तौर पे। सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होते हैं? ऐसे एसेट जो एनपीए रहे हो फॉर द पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। दूसरा डाउटफुल असेट्स क्या होते हैं? ऐसे असेट्स जो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहे हो फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। और लॉस असेट्स माने जाते हैं ऐसे अनकलेक्टेबल या इस तरह का लिटिल वैल्यू का दैट ऑफ इट्स, मतलब उसका कोई चांस नहीं है, उसका या तो पैसा मिला नहीं और या तो बहुत ही कम मिला है ना, कि ऐसा पैसा एज इट्स कॉन्टिन्यूअस एज बैंकेबल असेट इज नॉट वारंटेड ऑल्दो देयर मे बी सम सैल्वेज, या कुछ रिकवरी वैल्यू मिल गई या नहीं मिली। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट देखिए क्या है। SMA 0 अगर देखें तो मान लीजिए प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट या पार्टली या होली ड्यू है 1 से 30 दिन तक। SMA 1 में आता है 31 से 60 डेज आते हैं, SMA 2 आता है तो 61 से 90 डेज आते हैं। तो ये पूरी कहानी है। नेक्स्ट देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में आपको बताऊंगी। ये गवर्न करता है कैपिटल को दैट अ बैंक ought टू होल्ड एज परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल असेट्स। इसे हम लोग कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो भी उस नाम से भी जानते हैं। फिर आता है लेवरेज रेशियो। ये दिखाता है कि कितना लेंडर जो है वो इस मतलब कितना लेंडर ने यहाँ स्टेज करा है खुद को इन बोरोइंग फंड्स टू जनरेट इनकम। जितना ज्यादा लेवरेज होगा द उतना ज्यादा रिस्क, द रिस्कियर द टर्फ ऑन विच द लेंडर स्टैंड्स। उसके साथ रिटर्न ऑन एसेट की बात करते हैं। ये मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी को जो डिराइव होती है फ्रॉम नेट इनकम, मतलब प्रॉफिट में से, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। हेयर कट की बात करते हैं। हेयर कट को बाल काटना नहीं कहते हैं यहाँ पे। हाँ, हेयर कट रिफर करता है लोअर देन मार्केट वैल्यू प्लेस्ड ऑन द एसेट बीइंग यूज्ड एज कोलैटरल फॉर लोन। को लेंडिंग क्या है? को लेंडिंग या को ओरिजिनेशन ये एक ऐसा सेटअप है जहां पे बैंक या नॉन बैंक एक अरेंजमेंट में आते हैं फॉर द जॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। उसके बाद प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो में आ जाओ तो ये एक ऐसा रेशियो है प्रोविजनिंग टू ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का, और ये इंडिकेट करता है एक्सटेंड फंड्स की जो एक बैंक अपने पास रख सकता है साइड में कवर करने के लिए लोन के लॉसेस को। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, प्रिज्म के बारे में। दोस्तों प्रिज्म एक वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्क फ्लो ऑटोमेशन सिस्टम है आरबीआई की तरफ से, ताकि मजबूत बना सके कंप्लायंस बाय सुपरवाइज्ड एंटिटीज, जिसमें आपका बैंक आते हैं, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज भी आती हैं। प्रिज्म के अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज आती हैं जैसे इंस्पेक्शन, कंप्लायंस, इंसिडेंट फंक्शनैलिटी फॉर साइबर सिक्योरिटी, कंप्लेंट्स एंड रिटर्न फंक्शनैलिटीज। इसमें विद बिल्ड इन रेमिडिएशन वर्कफ्लोज होता है, टाइम ट्रैकिंग होती है, नोटिफिकेशन और अलर्ट्स होते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स होती हैं और डैशबोर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की। दोस्तों रेगुलेटरी सैंडबॉक्स रिफर करता है लाइव टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का इन अ कंट्रोल्ड या टेस्ट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में, फॉर विच रेगुलेटर्स मे और मे नॉट परमिट सर्टेन रेगुलेटरी रिलैक्सेशन फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ टेस्टिंग। जो ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है ये अलाउ करता है मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को कि आप कलेक्ट करिए एविडेंस को, है ना, ऑन द बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ न्यू फाइनेंशियल इनोवेशंस व्हाइल केयरफुली मॉनिटर करिए और कंटेन करिए इन सारे रिस्क को। ऑब्जेक्टिव अगर मैं आरएस का बताऊं तो ये है कि फॉस्टर करना रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन को फाइनेंशियल सर्विसेज में, प्रमोट करना एफिशिएंसी को और लेकर आना बेनिफिट कंज्यूमर्स के लिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के बारे में। दोस्तों इसे कंडक्ट करा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो है ये देखता है क्वालिटेटिव रिस्पांस हाउस होल्ड की तरफ से रिगार्डिंग देयर सेंटिमेंट्स ऑन द जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, प्राइस लेवल, हाउस होल्ड इनकम एंड स्पेंडिंग विच प्रोवाइड यूजफुल इनपुट्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। उसके साथ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड की बात करते हैं IESH। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा लॉन्च नेक्स्ट राउंड ऑफ
IESH का, ताकि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को कैप्चर कर सकें और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को भी, जो वो प्रोवाइड करता है यूजफुल इनपुट किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। दोस्तों, जो सर्वे है इसका एम है कैप्चर करना सब्जेक्टिव असेसमेंट को ऑन प्राइस मूवमेंट एंड इन्फ्लेशन ऑफ अबाउट 6000 हाउस होल्ड, जो बेस्ड है उनके इंडिविजुअल कंजम्पशन बास्केट पे अक्रॉस 18 सिटीज। सर्वे देखता है कि क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्स मिले हाउस होल्ड की तरफ से। तो ये हमने पूरी कहानी यहाँ पे डिस्कस कर ली दोस्तों। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर लाएंगे उसके अंदर हम पेमेंट सिस्टम और फाइनेंशियल मार्केट्स को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप मुझे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो भी कर सकते हो, ऑल द लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।